यस स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आज ग्राफ के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में, जो बच्चों हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ हम लोगों ने पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, है ना, एंड nth ऑर्डर। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो सबसे फर्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों की रिएक्शन दे रखी है लाइक ए से बी। ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी है ए से बी। इसका रेट लॉ इक्वल टू, बेटा रेट अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस डी बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, या फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। इस टर्म में रेट को मैं लिख सकता हूँ इस गिवन इक्वेशन को। सपोज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिससे ग्राफ की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू रेट लॉ से भी हम लिख सकते हैं भाई के जीरो हो गया, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट। ए की पावर बच्चों कितनी होगी, जीरो। तो ए की पावर जीरो, तो ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा आपका की नॉट, इजी। आर इक्वल टू की नॉट। तो जरा इसके ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिख ली है, इक्वेशन समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है dx डिवाइड बाई dt, ठीक है। और ए के साथ कांस्टेंट रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ dx बाई dt मतलब रेट, है ना। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ बच्चों ने बाई पे लिया है dx बाई dt और x पे लिया है मैंने टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ से एक बात समझने की कोशिश ये करो कि मैंने dx बाई dt के रिस्पेक्ट में बोला है, चाहे मैंने यहाँ पे आपसे dx बाई dt के साथ a के साथ ग्राफ की बात करी रिएक्टेंट के साथ, चाहे dx बाई dt की हम लोगों ने t के साथ बात करी है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। आप ध्यान दो, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में ध्यान दो, फर्स्ट वाले केस में क्या है, क्या रेट आपका डिपेंड कर रहा था भाई। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है dx बाई dt भी है। तो dx बाई dt क्या आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा था भाई, ए की पावर जीरो थी, तो ये तो फिनिश होके वन हो गया था ना। तो इस पे तो रेट क्या आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो मतलब ये जाएगा बच्चों कांस्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई। जो रेट की इक्वेशन है उसमें आर इक्वल टू के नॉट आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। रेट आपका सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट आपका इक्वल टू रेट दिख रहा है। तो ए के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट, तो आपका ये रेट इस तरीके से कांस्टेंट होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, तो यहाँ पे कहीं टाइम दिख रहा है, आप मुझे बताओ। आर इक्वल टू की नॉट, कहीं टी दिख रहा है नहीं, तो ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है, इजी। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई। फर्स्ट ग्राफ इज इजी, कांस्टेंट जा रहा है बिल्कुल, यस। सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, यस। सेकेंड बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई के नॉट इज इक्वल टू, हम डेरिवेशन की जो टर्म्स है उसको साथ में लेंगे, ग्राफ तभी बेटर भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखना, मैंने बच्चों लिखा है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। ध्यान देना, हम लोग लॉग के साथ भी ग्राफ के साथ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन लिखी बच्चों जरा a से b, t इज इक्वल टू जीरो पे आपका ये a है, ये जीरो है। t इज इक्वल टू आफ्टर टी टाइम बाद ये a माइनस एक्स है, यहाँ पे x का फॉर्मेशन, भाई x यहाँ से रिलीज हुआ तो यहाँ से x का फॉर्मेशन, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब b, अब यहाँ से b क्या है, b है बच्चों प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो होगा मैं लिख सकता हूँ कि जो b है, b का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बच्चों डिफाइन कर रहा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को। इसका मतलब x, अरे यही तो x दिख रहा है, वही तो मैंने यूं लिख दिया बच्चों। भाई b इनिशियली तो जीरो था, तो अभी तो बच्चों सिर्फ किसी पे डिपेंड करेगा, जो भाई फॉर्म होगा आफ्टर टी टाइम बाद, जो x का फॉर्मेशन उसी पे डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं ग्राफ, ध्यान देना। मैंने बच्चों ग्राफ यहाँ पे लिया है x और t के साथ, है ना, x और t के साथ। हमारा ग्राफ यहाँ से कैसा जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, यहाँ से मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम ले रखा है। तो एक्स क्या है बच्चों, एक्स देखो प्लीज बच्चों ध्यान देना, एक्स है क्या, एक्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट। तो ये जो एक्स अमाउंट है मतलब ए से डिसोसिएट हुआ है, बी का फॉर्मेशन हुआ है, बी का फॉर्मेशन आफ्टर टी टाइम बाद एक्स है। तो प्रोडक्ट और टाइम के साथ उसने गर्भ पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? इट इज क्लियर, यस। तो देखो एक्स ये है और टी ये है, क्या एक्स और टी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं? भाई के तो कांस्टेंट है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। टाइम बढ़ेगा तो बच्चों आपके एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो भाई आपको अच्छे से समझ में आता है कि धीरे धीरे बच्चों टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम, टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम बच्चों जैसे इंक्रीज करता जाता है, तो हमारा जो concentration of A will decrease, product का concentration decrease करेगा, reactant concentration increase करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली ग्राफ बच्चों जीरो से स्टार्ट होगा, बिकॉज B का concentration T इज इक्वल टू जीरो बच्चों कितना होगा भाई, T जीरो यहाँ पे आएगा भाई, ओरिजिन पे आएगा, बीबी जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो पे, तो धीरे धीरे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसका स्लोप, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग इस तरीके से आपका होगा। अच्छा इसके स्लोप पे जरा बात करते हैं। तो पता है यहाँ से इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू के नॉट इंटू टी है, तो हम किससे कंपेयर करते हैं, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करते हैं। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमारी यहाँ पे जनरल इक्वेशन है, अगर मैं इससे क्यूट करूं तो मुझे तो बाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स देखो, बाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, बाई पे क्या दे रखा है ये एक्स, तो एक्स को मैंने यहाँ पे क्या बाई के सामने लिख लिया, इज इक्वल टू एम एक्स की जरा बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है के नॉट इंटू टी, और प्लस सी तो आपका यहाँ पे जीरो है, तो इंटरसेप्ट तो कुछ था ही नहीं, जब इंटरसेप्ट कुछ नहीं था तभी तो ग्राफ हमारा जीरो से ही जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एम एम का मतलब क्या है के नॉट, और एक्स का मतलब है टी, देखो एक्स एक्सिस पे टी दे रखा है टाइम, बिल्कुल, तो यहाँ पे स्लोप होगा आपका के नॉट इज इक्वल टू एम, या फिर बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू के नेट, कोई कंफ्यूजन, एम इज इक्वल टू के नॉट, बिल्कुल इजी। क्वेश्चंस ग्राफ में दिए जाएंगे और उनसे आंसर्स निकाले जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन या फिर टाइम बोले तो ऑब्वियसली ये भी इसी तरीके से ही मूव करेगा, कोई कंफ्यूजन? इस तरीके से लिख के दे, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर बच्चों मैंने लिखा है ए माइनस एक्स, ध्यान देना, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, के टी प्लस ए। अब जरा ध्यान देना, मैं आपसे ग्राफ पूछता हूँ ए माइनस एक्स, अभी जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम है, बताओ जरा कि ए माइनस एक्स क्या था बच्चों, इक्वेशन याद है ना कि ए से बी का फॉर्मेशन हुआ था, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ए था, ये जीरो था, आफ्टर टी टाइम ये ए माइनस एक्स था, यहाँ से एक्स का फॉर्मेशन था। तो पता उसने क्या पूछा है, उसने पूछा ए का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बाद ही तो ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स मतलब ये आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम बाद बताओ जरा बेटा किस तरीके से किया जाए। यस, अब जरा इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो इस तरीके से बच्चों, प्लीज ध्यान दो, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो जरा जनरल इक्वेशन से, ठीक है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जरा बाई एक्सिस पे क्या दे रखा ए माइनस एक्स, तो मतलब ये बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाई के नीचे बच्चों एज इट इज ए माइनस एक्स, सभी लोग समझो ध्यान से, बाई के नीचे ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस के इंटू टी, है ना, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है मैंने टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स को, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के इंटू टी, एक्स को टी, देखो एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है तो एम की वैल्यू माइनस की होगी, और प्लस इंटरसेप्ट क्या है बच्चों जरा देखो वहां पे ए दे रखा है, तो इंटरसेप्ट का मतलब सी, सी का मतलब इंटरसेप्ट, हर एक टर्म को मैं रिलेट कर लिया मैंने, ठीक है, हर एक टर्म को रिलेट, अब सुना ध्यान से, यहाँ पे इंटरसेप्ट बच्चों कैसा है, देखो इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है, सी की वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव भी आ रही है, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ बेटा जीरो से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा पॉजिटिव में, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ यहाँ से इस पॉइंट पे था, वो ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बिकॉज इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है, कितना ऊपर पहुंचा बच्चों, ए ऊपर पहुंचा, इंटरसेप्ट ऊपर इतना ऊपर चला गया, यस, अब क्या होगा, अब सुनना, स्लोप बच्चों कैसा है, स्लोप माइनस के है, माइनस के का मतलब डिक्रीजिंग, निगेटिव में है, तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, डिक्रीजिंग होगा, क्या पूरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। तो ए माइनस एक्स आपका जो कॉन्सेंट, ए माइनस एक्स इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम बाद, उसके साथ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कैसे होगा, तो कॉमन सी बात है,
कि हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही करेगा, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू माइनस K0, है ना, माइनस K0। पूरी बात समझ में आ रही है? इजी था बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एक नोट लेते हैं, छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन the concentration of reactant decreases, कैसा बच्चों, लीनियरली, है ना, डिक्रीजेस लीनियरली with time and concentration of product increases linearly with time। बच्चों बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। नेक्स्ट वीक में आपका ये खत्म हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग की 3 डेज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में खत्म करूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। तो यहाँ पे एक साथ में कर्व अगर बनाऊं तो कैसा बनेगा, जरा बताना मुझे। यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया है, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, ये क्या करेगा, ये कैपिटल ए को भी रिप्रेजेंट करेगा, ए के कॉन्सेंट्रेशन को और बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी। तो दोनों रिएक्टेंट, ये ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो आपको पता है कि भाई बी तो इनिशियली 0 होता है, तो बी का ग्राफ तो यूं जाएगा, ध्यान दो, अरे बी का ग्राफ तो इसी तरीके से मूव करेगा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, भाई ये तो जो आपका प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट तो इंक्रीज करेगा, बट रिएक्टेंट बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ए का होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस बिल्कुल, इट इज ए डिक्रीजिंग, नाउ दिस इज इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होगा, ये आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है। पूरा टर्म समझ में आ रहा है? भाई टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज ही करेगा ना, बात क्लियर हो गई। और ये जो बाकी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका यहाँ से इंक्रीज करेगा। नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट, सभी को समझ में आ गया? यस बिल्कुल। देखो मैंने एक बेटा क्वेश्चन लिया है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यहां से फॉर्म हो रहा है N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2। ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है ना। और रिएक्शन बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में उसने दे रखी है कि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके साथ देखना, हम लोग यहाँ पे इन तीनों का कर्व एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। इधर मैंने लिया है टाइम और यहाँ लिया है मैंने आपका पी। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब मैंने प्रेशर ले लिया, चलो प्रेशर के साथ बनाते हैं। देखो जो तीनों के तीनों ना एक ही बीकर के अंदर है, ये बीकर जो दिख रहा है ना कंटेनर, इसी कंटेनर के अंदर यहाँ पे आपका अमोनिया है, इसी कंटेनर के अंदर आपकी N2 गैस है, इसी कंटेनर के अंदर आपकी H2 गैस है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपकी एक ही कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं। ये पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब प्रेशर के साथ इन तीनों गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे आपका 0 है, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो टाइम आपका नहीं, तो प्रेशर और टाइम के साथ हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो देखो बच्चों आपको पता है इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा N डिवाइड बाई B इंटू RT, और N बाई B बेटा C हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा CRT, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पूरी बात समझ में आ रही है? चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर हमारा यहाँ पे 0 था, T इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई, T इक्वल टू 0 प्रेशर 0 था। तो मुझे बताओ H2 और N2, इसका ग्राफ हमारा किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। भाई देखो ये क्या है, ये तो अमोनिया है, अमोनिया तो आपका रिएक्टेंट है, नो डाउट इसका ग्राफ तो बच्चों डिक्रीजिंग होगा, आप कैसे ही बना लो, बिकॉज प्रेशर डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे ना। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला कर्व अभी हमने बनाया भी था, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले कर्व मतलब प्रेशर को आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इनिशियली मैक्सिमम होता है, अमोनिया मैक्सिमम होगा इनिशियली, टी टाइम बाद अमोनिया कम होता जाएगा। तो अमोनिया पहले मैक्सिमम था, यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे आपका अमोनिया डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ से आपका पी अमोनिया,
बोल सकता हूँ प्रेशर ऑफ अमोनिया दैट विल डिक्रीज, है ना, आफ्टर टी टाइम बाद। अच्छा, अभी दो बचे हैं N2 और H2, इसके साथ क्या किया जाए बताओ बच्चों। तो N2 के मोल्स यहाँ पे कितने हैं, 1 मोल्स, रिएक्शन बैलेंस्ड है, और H2 के मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स। तो जिसके मोल्स बच्चों कम हैं तो उसका ग्राफ, नो डाउट बोथ आर द प्रोडक्ट, जहां समझो बोथ आर द प्रोडक्ट, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये ग्राफ आपका यहाँ पे मूव करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेटमेंट है, बिकॉज बोथ आर द प्रोडक्ट। N2 के मोल्स कितने हैं, 1, H2 के मोल्स कितने हैं, 3। तो ऑब्वियसली इसके मोल्स ज्यादा हैं तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो मतलब ऊपर वाला जो टर्म होगा वो H2 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नीचे वाला आपका जो ग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके N2 का, प्रेशर ऑफ N2। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा, इजी है बिल्कुल। एक नया कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ लाइफ आपका जीरो ऑर्डर क्या था, 8/2k0, अरे यही था हाफ लाइफ आपके जीरो ऑर्डर का। तो इसका भी ग्राफ जरा बना के देखते हैं। तो यहाँ से आपका जो टी हाफ के साथ में ए आपका जो दिख रहा है ना, वो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता था कि ए से बी में कन्वर्जन होगा, टी इक्वल टू 0 पे ये ए होगा, ये 0 होगा, ठीक है। आफ्टर टी टाइम बाद ये कितना होगा, ये ए माइनस एक्स होगा, यहाँ पे आपके ए का आपके एक्स का फॉर्मेशन होगा। तो बोल रहे कि भाई टी इक्वल टू 0 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ए था, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको बनाना है हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करना है। ए क्या है, ए है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरा बनाते हैं तो कैसे बनेगा, कर बताओ जरा। यस बिल्कुल आसान है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, टी हाफ क्या दिख रहा है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ना। तो ग्राफ हमारा, अब यार से बाई इक्वल टू mx प्लस सी से भी कंपेयर कर सकते हो, उससे भी आंसर बन जाएगा सीधा। देखो यार बाई इक्वल टू mx प्लस सी हम लोग लिख लें सीधा, यस। चेक करो बाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, इट इज बाई एक्सिस, नाउ इट इज एक्स एक्सिस। बाई पे क्या दे रखा है, टी हाफ, टी हाफ है ना, तो टी हाफ बाई की जगह हो जाएगा। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, ये जो टर्म दिख रहा है इसमें से आपको ए कहाँ पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, स्लोप यहाँ से आपका बचेगा m इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2k0 या 2k0, हो गया समझ में। तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से इंक्रीजिंग बनेगा, बिकॉज स्लोप यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में 1/2k0 है। बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यस जीरो ऑर्डर पे ही थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, ध्यान दो। जीरो ऑर्डर में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर को पहचानने का एक तरीका हो रहा है, वैसे आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। जीरो ऑर्डर को पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका क्या होता है कि जब हम कुछ रिएक्शन हैं आपके बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं एंजाइम, एंजाइम कैटलिस्ट, मतलब जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस आपकी बायोकेमिकल्स हैं, वो जनरली आपकी जीरो ऑर्डर को ही डिफाइन करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जितनी भी आपकी सरफेशियल रिएक्शन है, ठीक है, जितनी भी आपकी सरफेस केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, सरफेशियल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो सारी के सारी आपकी क्या होंगी, जीरो ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ये कुछ कॉमन सेंस है, प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो जाए, पैलेडियम के ऊपर हो जाए, है ना, गोल्ड प्लेट के ऊपर हो जाए, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी सरफेस पर अगर रिएक्शंस होती हैं तो वो सारी के सारी सरफेस केमिस्ट्री में आती हैं, तो वो आपकी जीरो ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा आपको मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन, आप बायोलॉजी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी रिएक्शंस वो भी जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका एक इक्वेशन पढ़ा था इस तरीके से, ध्यान दो, सी टी इज इक्वल टू C0 माइनस के इंटू टी। भाई टी टाइम बाद जीरो ऑर्डर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सीटी, सीटी का मतलब क्या है, सीटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए, जो रिएक्टेंट होता है आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका सी नॉट माइनस के इंटू टी होगा। अगर मैं इसके साथ अगर ग्राफ पूछूं तो कैसा बनेगा, ध्यान दो। मैंने बच्चों यहाँ पे, मैं जरा इसके ग्राफ के बारे में बात, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसी इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ, इसे ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका टाइम है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, टी मैंने नीचे ले लिया है, ठीक है। तो इसको सीधा कंपेयर कर सकते हो आप सीधा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये एम एक्स लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका सी, इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा कंपेयर करो यहाँ पे कि भाई t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे ये जो टर्म होगा ये t इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा ना। t इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, C0 होता है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम C0 मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, टी टाइम बाद आपका क्या होगा, Ct मान लेते हैं। Ct की वैल्यू क्या होती है, Ct की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा, a माइनस एक्स। अरे यही तो Ct की वैल्यू होती है a माइनस एक्स। ठीक है, अरे ए से बी टी इज इक्वल टू जीरो पे तो ये ए होता है ना, ये जीरो होता है। टी इज इक्वल टू टी टाइम बाद ये ए माइनस एक्स होता है। ए माइनस एक्स यही तो वैल्यू सी टी की है टी टाइम बाद, और ये कितना बनेगा, एक्स का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, ये हम बार बार लिख रहे हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान दो, मैंने बाई एक्सिस पे क्या लिया है, मैंने एक्स पे क्या लिया है टी, तो हमारा स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा आएगा, एम इज इक्वल टू माइनस के आएगा। इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब है कि t इक्वल टू जीरो पे हमारा यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सी नॉट होगा। आफ्टर टी टाइम बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सी टी पहुंचेगा। और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट आपका यही सी नॉट है। सी नॉट की वैल्यू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी चेंज होगी। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, निगेटिव स्लोप ग्राफ नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, ये टर्म क्या होगा भाई, स्लोप तो नेगेटिव माइनस क्या है भाई, m इज इक्वल टू माइनस के, माइनस के मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। ये बन गया हमारा टर्म। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। बिल्कुल वही है, टर्म अलग अलग है, टर्म अलग करके पूछा जाएगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टर्म अलग अलग लेके पूछ सकता है, वहां पे बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व करना होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? चलो एक ग्राफ और लेते हैं इसी इसी तरीके से। जैसे बच्चों हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा ही है, लेक्चर आपको आप देखा करो है ना, लेक्चर आपने देखे होंगे तो बिल्कुल। तो एक इक्वेशन आप ये भी थी, टाइम को लेकर हम लोगों ने बात करी थी, जरा याद करो कि भाई एक्स इक्वल टू के टी होता है। आपको मैंने पढ़ा था ना एक्स इक्वल टू, अभी जीरो ऑर्डर पे ही हम बात कर रहे हैं अलग अलग ग्राफ के बारे में। एक्स इक्वल टू के टी निकल के आता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि मैं टी इक्वल टू वन बाई के डिवाइड बाई एक्स लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ इस इक्वेशन के साथ ऐसे। अब यहाँ से एक ग्राफ ऐसे भी आ सकता है कि टाइम को यहाँ ले लिया उसने और एक्स को यहाँ ले लिया। अब बताओ जरा, अब ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक्स को इधर लेते हैं, टी को नीचे। अब इधर से ऐसे ले लिया, अब क्या होगा, अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो कंपेरिजन कर रहे हैं सीधा, तो कंपेरिजन करने के लिए क्या है भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लो ना सीधा। ठीक है, जनरल इक्वेशन। टी कहाँ पे है, टाइम कहाँ पे है, टी, टी आपका है बाई एक्सिस पे, तो बाई मतलब ये टी, बाई के नीचे टी लिख लो इज इक्वल टू, ये मॉडिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन को, वन बाई के, वन बाई के मतलब स्लोप। यस, एक्स आपका एक्स ये दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे आपका जीरो है। तो ग्राफ हमारा कहाँ से जाएगा, जीरो से, बिकॉज इंटरसेप्ट आपका जीरो है। इफ इंटरसेप्ट इज जीरो तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। और स्लोप कैसा दिख रहा है, देखो स्लोप आपका है वन बाई के, एम इक्वल टू वन बाई के, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये वैल्यू जो दिखेगी एम इक्वल टू वन बाई के, ये आपका स्लोप होगा। अभी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है? अगर मैं ऊपर नीचे करूं कि भाई एक्स को मैं इधर कर दूं और टी को मैं यहाँ कर दूं, टी को यहाँ कर दूं मैं, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तो कुछ भी नहीं यार, इसी को तो मॉडिफाई करना था, वो रखा एक्स इक्वल टू के इंटू टी, तो इसको सीधा इक्वेट कर लो भाई, बाई एक्सिस पे क्या दे रखा है एक्स, तो लिख लो यहाँ पे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सीधा। अभी इंटरसेप्ट ऊपर भी जीरो है, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से आएगा, बट स्लोप आपका होगा कैपिटल के। ध्यान दो, जब मैंने टाइम को लिया है बाई एक्सिस पे, टाइम को लिया है बाई एक्सिस पे, और मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया है एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप आया आपका वन बाई के, स्लोप समझो, और यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, इक्वेशन वही है, बस मैंने एक्स और बाई एक्सिस को बदलने की कोशिश करी है। ये पूरा टाइम टर्म समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे इक्वेशन थी हमारी सी टी इज इक्वल टू सी जीरो माइनस के इंटू टी, हम लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के ऊपर ही। तो मैं अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ टी कंप्लीशन, टी कंप्लीशन पूछूं, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो टी 100%, ध्यान दो, टी कंप्लीशन लिखा हो या फिर टी 100% लिखा हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन। टी 100% का मतलब ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं टी 100% मतलब रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में आप बताओ सीटी की वैल्यू क्या होगी? तो सीटी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी,
सीटी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी भाई टी 100% पे, रिएक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो गई ना, तो सीटी तो आपका 0 हो जाएगा। तो सीटी अगर 0 होगा तो 0 में यहाँ पे पुट करूंगा, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, सी नॉट माइनस के इंटू टी, और टी को लिखूंगा मैं यहाँ पे 100%। भाई 100% पे तो सीटी की वैल्यू 0 होगी ना, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और ये वाला जो टाइम है वो आपका लिखा जाएगा टी 100%, तो ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ से टी 100% की इक्वेशन आप बना सकते हो, तो टी 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट डिवाइड बाई के। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा बच्चों सी नॉट बाई के। बात समझ में आ गई है, सी नॉट डिवाइड बाई के, कितना टाइम आपको लगने वाला है। नाउ इट इज करेक्ट, क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी। हाफ लाइफ आपको समझ में आती है, बिल्कुल हाफ लाइफ भी हम लोग कर चुके हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो, यहाँ पे जीरो ऑर्डर आपका हो चुका है फिनिश। नाउ जीरो ऑर्डर फिनिश, अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में हमारे ग्राफ, तो आपको पता है बेसिक क्वेश्चन क्या है कि भाई ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है। मैंने बोले थे फॉर्मूलेस को आपको पिन पॉइंट मेमोराइज करना ही है ना, फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, नहीं करना है तो न्यूमेरिकल ज्यादा करो, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी डिवाइड बाई डी टी, और इज इक्वल टू ले सकता हूँ प्लस डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। प्लस लिखो यहाँ पे या ना लिखो, डी एक्स के साथ कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे टर्म आपके बिल्कुल एक जैसे ही है, ठीक है। ये आपको निकाल लेती है, तो आर इक्वल टू रेट लॉ से क्या होगा, के वन हो जाएगा, इस ए की पावर वहां पे 0 था, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब बस इसे ग्राफ बना लो, बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो, बस कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो पहला ग्राफ लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ लिया है बच्चों मैंने, ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ले लिया, ये आपका रिएक्टेंट है, और बाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है माइनस डी ए डिवाइड बाई डी। बताओ जरा ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किस तरीके से ग्राफ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट लिया हमने, डी माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी मतलब रेट, रेट मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं इसके सामने ए, ऑब्वियसली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू कैन कंपेयर विद बाई इक्वल टू mx प्लस सी ऑल्सो, तो वहां से भी कर सकते हो, तो यहाँ से k1 इंटू ए होगा। तो अच्छा, ये जो रेट है वही तो यहाँ पे लिखा है बाई पे, तो बाई इक्वल टू भाई रेट, इसका ही तो मतलब है आपका माइनस डी ए बाई डी टी, जो ऊपर लिखा हुआ है ये देखो, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी थी मैंने, तो यहाँ से बाई लिख लिया मैंने। अच्छा, और क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है, तो यहाँ से ये एम एक्स हो जाएगा प्लस सी, लेकिन ऊपर आपको इंटरसेप्ट 0 है, तो मतलब ग्राफ हमारा आ जाएगा ओरिजिन से। स्लोप हमारा कैसा, एम इज इक्वल टू के वन इज पॉजिटिव, तो ये जाएगा ग्राफ, तो एम इज इक्वल टू हो गया है के वन, ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग बनेगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था। ओके, सेकेंड सेकेंड बात करते हैं। मैंने अब मैं यहाँ से इसका रेट कांस्टेंट को लेकर इक्वेशन की बात करूं, तो k इक्वल टू इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, याद करो, लॉग बेस e के साथ निकाली थी, उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया था, और कन्वर्ट करते समय मैंने बोला था कि 2.0303 डिवाइड बाई टी, है ना, और लॉग बेस ये 10 है, तो a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ये इक्वेशन आपको हम लोगों ने पढ़ी थी, लॉग बेस इसे लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट किया था। तो अच्छा, अब इसके ऊपर ग्राफ कैसे बन सकते हैं वो भी जरा देखो। यहाँ पे लिया है मैंने log a माइनस एक्स, ठीक है, एक्स बाई एक्सिस पे, और एक्स पे लिया है मैंने टाइम। बताओ ग्राफ किस तरीके से जाएगा, कंपेयर करना है सिंपल सा। यस, कंपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, बाई एक्सिस पे किसी भी हालत में आपको क्या चाहिए, log log a माइनस एक्स चाहिए, चाहिए ना, तो वो करना पड़ेगा, कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो इस क्या करो, टी को इधर लेके चले जाओ, तो यहां से देखो एक क्वेश्चन मॉडिफाई मैं क्या करूंगा, इसमें ये कर सकता हूं मैं कि k1 इंटू टी डिवाइड बाई 2.303, मैंने यूं लिख लिया इसको, इज इक्वल टू, ये डिवीजन में है पूरा सेक्शन, तो मैं सब्ट्रैक्शन लिख सकता हूं, तो मतलब log ए हो जाएगा माइनस ये log आपका ए माइनस एक्स। बताओ ए माइनस एक्स दिखने लगा, दिख रहा है ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स को उठा के इधर लेके आ जाओ, ए, अरे भाई log ए माइनस पॉजिटिव बनाना है, ये पॉजिटिव में दे रखा है, तो पॉजिटिव में लेके इधर से इधर शिफ्ट कर लो, इधर से इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा log ए माइनस एक्स, बाकी को उठा के इधर पहुंचा दो, इसको पॉजिटिव में पहुंचाना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस के वन इंटू टी डिवाइड बाई 2.303, और इधर आपको प्लस में दिख रहा है, तो log ए आपका एज इट इज पॉजिटिव, बस बन गई क्वेश्चन। अब कंपेयर कर लो इससे, तो हमारा स्लोप कैसा आ रहा है,
भाई ये वाली वैल्यू तो बाई पे आ रही है, एक्स कहाँ पे है, टी, टी मतलब ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ कैसे जाएगा, भाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जीरो से उठ के, जीरो से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू उसने ए पॉइंट ऊपर चढ़ रही, यहाँ पे आ गया, और यही आपका लॉग सी है। अरे भाई इंटरसेप्ट की बात करें तो लॉग सी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ग्राफ कैसे होगा, बिल्कुल, ग्राफ देखो यहाँ पे स्लोप कंपेयर करो, स्लोप कैसा होगा, एम एक्स प्लस सी होता है तो एम एक्स, एम एक्स मतलब एम क्या होगा, माइनस के डिवाइड बाई 2.303, यही होगा आपका स्लोप। तो मतलब ग्राफ नेगेटिव में बिकॉज स्लोप आपका नेगेटिव है, तो m इज इक्वल टू जो है माइनस के वन डिवाइड बाई 2.303, ये आपका इसका स्लोप होगा, ठीक है। कभी कभी स्लोप दे रखे होते हैं, उनके बेस पे ग्राफ पूछते हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, स्लोप की वैल्यू दे देगा, के वन की वैल्यू निकालने पूछेगा, फिर के वन के बाद आपको ए की वैल्यू दे देगा, एक्स पूछ सकता है या टी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उल्टे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ये भी ग्राफ समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा ग्राफ था, क्लियर है। चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट, हम लोगों ने बच्चों बात करी थी आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम मैंने बात की तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर था माइनस के वन इंटू टी। देखो मुझे भी याद नहीं तो आपको भी याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी बार बार, ठीक है। यस, तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी, तो मैं लिख सकता हूँ सी टी इज इक्वल टू इसको, सी टी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं इसको, एक सेकेंड, अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म दे ही रखा है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ए की पावर माइनस के बाई टी, अगर मैं ए की पावर माइनस के बाई टी को पॉजिटिव लिखना चाहूँ तो कैसे करूंगा, मैं इसको कर सकता हूँ सी नॉट डिवाइड बाई ए की पावर के वन इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब सुनो टी इज इक्वल टू जीरो पे ध्यान देना, टी इज इक्वल टू जीरो पे सी टी क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, टी इज इक्वल टू जीरो पे टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो, ई की पावर जीरो हो जाएगी, तो मतलब सी टी की वैल्यू क्या होगी, नीचे वाला टर्म फिनिश हो जाएगा, वन आ जाएगा, सी टी की वैल्यू क्या होगी, सी नॉट के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, e की पावर क्या होगी भाई, जीरो इंटू के तो जीरो, e की पावर जीरो मतलब वन, तो यहाँ से सी टी इज इक्वल, ये टर्म पता होना चाहिए, मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में आता है ये सब, ये सी टी इज इक्वल टू सी नॉट हो गया सीधा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं टाइम की, अगर मैं टी टी अगर मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, टाइम बढ़ेगा, तो मुझे बताओ सी टी की वैल्यू क्या होगी, सी टी की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी भाई, टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, देखो भाई सीधा, टी की वैल्यू बढ़ेगी तो सी टी की वैल्यू तो डिक्रीज ही करेगी ना, तो सी टी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डेफिनेटली बट कैसा डिक्रीज करेगा ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियली, कैसा डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ई की पावर में है, तो एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज करेगा, इस टर्म को समझना जरूरी है। ये पूरी बात समझ में आई, पहले इतना हाँ करो, बिकॉज एक्सपोनेंशियली कर्व तो हल्के से तिरछे होके जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियली टर्म आपका डिक्रीज करेगा। यस, तो जरा एक ग्राफ ले लें, आप जरा आंसर बता देना इसका, बहुत सिंपल सा है। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है टी, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जरा इसका आंसर बता, ठीक है। टाइम को लिया है मैंने बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, और कॉन्सेंट्रेशन को लिया है मैंने यहाँ पे बाई एक्सिस पे। तो पता है कि जीरो, आपके टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सी नॉट होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद क्या होगा, टी टाइम के बाद भाई वो आपका सी टी हो जाएगा जो ए माइनस एक्स रहता है। अब यहाँ से कंपेरिजन करो और आंसर बताओ, ग्राफ कैसा, बताओ बच्चों। टाइम बढ़ेगा, सीटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम ही होगा यहाँ पे, अरे कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा, सीधा सा देख लो भाई, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, लॉग तो हमने लॉग के साथ तो बात कर ही लिया है, तो मैक्सिमम होगा रिएक्टेंट आपका, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से नहीं जाएगा, एक्सपोनेंशियली जाएगा, और एक्सपोनेंशियली क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ऐसे भी नहीं जाएगा, ये भी बात समझो, जो कर्व हमारा जाएगा वो कुछ यूं इस तरीके से आएगा, ये एक्सपोनेंशियली, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर, in first order reaction the concentration of reactant decreases, कैसा बच्चों बताओ जल्दी से, लीनियरली डिक्रीज करेगी या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के साथ बात कर रहे हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर हाँ रिएक्शन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। भाई इनिशियली क्या होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो टाइम बढ़ने के साथ हमारा जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका डिक्रीज करेगा, और बच्चों कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ के अंदर देखा। क्लियर हो गया, ज्यादा समझ में आ गया। चलो एक ग्राफ और देखते हैं। मैंने यहाँ से किया है बच्चों ए से बी, ए से बी को लिया है, और ये मैंने इस तरीके से, सी आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है बाई एक्सिस पे, और एक्स पे मैंने ले लिया है कुछ इस तरीके से। तो ए और बी का बताना है एक साथ, ए और बी दोनों को एक साथ बताना है। तो ए रिएक्टेंट है, ए तो रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, बिकॉज आपका ये फर्स्ट ऑर्डर, अगर केमिकल काइनेटिक्स उसने बोल के रखा है इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो आपका ए तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, बट वी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो बी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये बात समझ में आ गई, लीनियरली नहीं बनेगा, एक्सपोनेंशियली आपका जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, कैसा जाएगा, एक्सपोनेंशियली आपका जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टी हाफ को लेके, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 होता है, डिवाइड बाई क्या होता है, K1, मैंने बोला था इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इंडिपेंडेंट। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने वहां पे प्रूव करी थी। ठीक है, जरा इसको लेके भी कर्व आपके बन जाते हैं, तो देखो कैसे कर्व बनेंगे। तो पहला कर्व हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है टी हाफ, और यहाँ पे लिया है मैंने ए, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ जरा भाई, ए से बी जब करते हैं तो टी इक्वल टू 0 पे, तो आपका ये ए ही होता है ना, ये 0 होता है। आफ्टर टी टाइम बाद ये ए माइनस एक्स होता है, ये एक्स होता है। ठीक है, और हमारा जो बेसिक क्वेश्चन क्या था हाफ लाइफ का, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। इतनी बार मैं लिखता हूं तो आपको वही सुन के याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो बताओ जरा ग्राफ हमारा कैसे जाना चाहिए हाफ लाइफ को लेके। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे हाफ लाइफ में बिल्कुल भी ए तो आता ही नहीं है, तो ए नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट। भाई टी हाफ के साथ कहीं ए दिख रहा है आपको, इधर नहीं दिख रहा है, तो इट इज लीनियर ग्राफ, यूं बनेगा। पूरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन, ए बोले चाहे कैपिटल ए बोले, ए बोले यहाँ पे चाहे ये वाला कैपिटल ए बोले, हमारा ग्राफ जाएगा बच्चों कांस्टेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, एनी कंफ्यूजन, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बहुत ही सिंपल से ग्राफ थे, करेक्ट है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आपके लॉग के साथ भी ग्राफ बहुत बार आते हैं, तो लॉग के साथ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन बता देता हूँ छोटा सा। हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या बात करी थी, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कशन कर रखा था कि ये देखो पहचानना का तरीका क्या है, जीरो ऑर्डर में मैंने बताया था बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, सरफेस रिएक्शन होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर के अंदर आएंगे। अगर बच्चों जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव डेटे होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आते हैं, पहचानने का ही तरीका है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई एक इक्वेशन थी, आर इज इक्वल टू के रेट लॉ अकॉर्डिंग ए पे डिपेंड करेगा, और ए की पावर क्या थी, 1 थी। फर्स्ट ऑर्डर को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करने पे क्या करें, यहाँ से आपका जो dt दे रखा है उसको इधर भेज दो, ए को उठा के बिकॉज सेम टर्म को एक तरफ लेके आओ। इंटीग्रेशन जब भी करें तो उस केस में जो सिमिलर टर्म को एक साथ लेके आ जाओ, इंटीग्रेशन करने में आसानी होती है। तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए डिवाइड बाई नीचे वाला ए इधर उठा के लाया मैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे के इंटू आपका हो जाएगा डी टी। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं भाई। अगर हमें आपको इंटीग्रेट करना है तो के तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, कि कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं, कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, जब टाइम था आपका 0, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या था, जल्दी बताओ, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C0 था। जब टाइम हो गया t, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, Ct। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से ये टर्म फिनिश हो जाएगा, तो ln के टर्म में लिख सकते हैं इसको, तो कैसे, माइनस ln a, और यहाँ पे आपकी जो रेंज होगी वो C0 से Ct। ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक मैथमेटिक्स है। और के यहाँ पे होगा, यहाँ पे टी ये 0 से टी तक लाई करेगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर सॉल्व कर लो तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एल एन सी नॉट, वैल्यू पुट करेंगे तो एल एन सी टी माइनस एल एन सी टी। ठीक है, एल एन मतलब नेचुरल लॉग के साथ बात कर रहे हैं, और यहाँ से मिलेगा सिर्फ के टी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल के आ जाएगी, इंटीग्रेशन का बेसिक टर्म आपको यहाँ पे है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि भाई एल एन सी टी इज इक्वल टू क्या, एल एन सी टी इक्वल टू आपको मिल जाएगा, जरा इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा एल एन सी नॉट माइनस के इंटू टी, एल एन सी नॉट इंटू के इंटू टी। ये क्वेश्चन आपकी बन गई। एल एन का मतलब बच्चों नेचुरल लॉग, ठीक है।
अच्छा, अगर इसको आप अगर इसके साथ भी ग्राफ पूछ सकता है, ग्राफ कुछ ऐसे पूछ सकता है यहाँ पे एलएन के साथ भी कि भाई मैंने आपको टी दे रखा है बाई एक्स एक्सिस पे दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन मैंने दे रखा है एलएन के साथ, ठीक है। तो पता है कि टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एल एन सी नॉट होगा। आप कंपेयर भी कर सकते हो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिया है एल एन सी टी, एल एन सी टी मैंने लिया है बाई एक्सिस पे, कंपेयर करो। बाई इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव में। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव में, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। स्लोप कैसा है, माइनस के, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, बनेगा ग्राफ। बट यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा, माइनस के, बिल्कुल सही। अगर इसी चीज को हम समझते हैं तो यहाँ पे अगर मैं लॉग के साथ निकालूं तो वो जो एल एन सी टी वाला इक्वेशन क्या था, एल एन सी टी इक्वल टू था एल एन सी नॉट। वैसे जीरो और ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अधिक इंपॉर्टेंट यही है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी के ऊपर क्वेश्चन इतनी बनती भी नहीं है, इन दोनों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं इसको लॉग में चेंज करूं तो लॉग में मैं कैसे 2.303 आ जाएगा, तो लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 यहाँ से सी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सी नॉट, यहाँ से हो जाएगा के डिवाइड बाई 2.303 और यहाँ से आपका टी। ये टर्म आपके लॉग में डिफाइन हो गया। तो लॉग के साथ भी ग्राफ पूछ सकता है। तो भाई ये टाइम दे रखा है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आपको दे रखा है लॉग सी टी। लॉग सी टी मतलब यहाँ पे टी टाइम बाद लॉग सी टी ऊपर मिलेगा। इंटरसेप्ट जरा चेक करो कैसा है, तो ये हो गया है बाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स ये हो गया है प्लस सी इधर हो गया है। तो एक्स एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है टी, तो टी आपके एक्स के साथ हो गया। स्लोप हो गया है आपका ये, और ग्राफ कैसा होगा जल्दी बताओ, ग्राफ डिक्रीजिंग। बट यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जब एल एन वाला केस था स्लोप था माइनस एक्स, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, वहां पे माइनस के था, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस के डिवाइड बाई 2.303। ये आपका यहाँ से मिलेगा ग्राफ। स्लोप इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल इजी था। यस स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्लियर। यस, सभी क्लियर हो गया, परफेक्ट। तो ग्राफ बिल्कुल रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ग्राफ रिवाइज नहीं किए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। चलो नेक्स्ट बच्चों सेक्शन आपका है सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर को भी एक बार देख लेते हैं, इफ इन केस अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, रेट लॉग अकॉर्डिंग आर इक्वल टू ए टू हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर क्या होगी 2। कोई कंफ्यूजन, ए की पावर 2, अरे भाई ये क्वेश्चन लिखी जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी इसके देख सकते हो। अगर मैं रेट को आर को लिखूं dx बाई dt, इसके साथ अगर मैं ग्राफ यहाँ पे पूछूं ए के साथ, तो बताओ क्या होगा। हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, ठीक है। ये dx डिवाइड बाई dt है, 1 सेकेंड, dx डिवाइड बाई dt है। इसके साथ हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऑब्वियसली है कि ये जो रेट है ये तो वैल्यू रेट की है, आर है ये। तो ए जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट की इक्वेशन हमारी, हाँ किस तरीके से, ऑब्वियसली बड़ा ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, बिकॉज देखो ये t इक्वल टू जीरो होगा, सपोज t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ए का क्या होगा, जीरो। भाई ए का जीरो, बट ए का तो जीरो हो ही नहीं सकता, बात समझ में आ रही है। ए का जीरो कब होगा, जब रेट इन्फिनिटी होगा। इनिशियल रेट क्या होगा, वो तो जीरो ही होगा ना, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ जीरो से ही स्टार्ट होगा और इंक्रीज करेगा, बट ये लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा। इसकी पावर 2 दिख रही है, ये 1 नहीं है। अगर पावर 1 थी तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा था, लीनियरली जा रहा था, अगर आपको पता होगा इस तरीके से इंक्रीजिंग लीनियरली था। अब ध्यान देना, देखो आपने अगर पढ़ा हो पैराबोला वगैरह की क्वेश्चन जब आती हैं तो उसमें बाई स्क्वायर इक्वल टू आपके इक्वेशन जो आती है 4ax माइनस ये सब आती हैं, तो वहां पे क्या है कि जिसपे पावर चढ़ी होती है, ध्यान दो, जिसके ऊपर पावर चढ़ी होती है, पावर किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। तो मतलब ए यहाँ पे है तो इसके ऊपर पावर है। रेट की मतलब रेट का टर्म क्या है, dx बी dt, वो लिया है मैंने बाई एक्सिस पे, ये बाई एक्सिस पे लिया है। तो जिसके ऊपर पावर होगी हमारा ग्राफ उधर टर्न नहीं करेगा, हमारा ग्राफ टर्न करेगा दूसरी टर्म की तरफ। मतलब एक ही तरफ ग्राफ हमारा टर्न नहीं करेगा, ये ग्राफ जो होगा हल्का सा आपका शिफ्ट होगा टू बार्स बाई एक्सिस, ध्यान दो, टू बार्स बाई एक्सिस आपका जो ग्राफ होगा कुछ यूं मूव करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है आपको, ऐसे करना भी, और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं कि जिसके ऊपर पावर है पावर के हिसाब से आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, और उसी के, या फिर पूरा ड्राइव कर लो। तो ड्राइव करने के टाइम है नहीं आपके पास, तो सीधा इस तरीके से, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकंड ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है, इतना फर्स्ट और जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस मैंने बता रहा हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक है कि जिसके ऊपर पावर चढ़ी हो
है ना, जिसके ऊपर पावर आपकी दिख रही हो पॉजिटिव में पावर, हमारा ग्राफ उसकी तरफ टर्न नहीं करेगा, उससे अभी जाएगा, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर मैं ग्राफ आपसे पूछूं कि यहाँ मैंने दिया है dx डिवाइड बाई dt, वैसे इक्वेशन भी हम लोगों ने निकाली है, और यहाँ पे दे दिया मैंने a की पावर कितनी है, a की पावर कितनी है 2, ऐसे बोला गया। दोनों बातों में अंतर है, यहाँ पे a बोला है मैंने a, यहाँ बोला है a की पावर 2, ये दोनों का अंतर है, और ये आपका रेट है। तो अब बताओ, जब मैंने ए बोला था, जब मैंने सिर्फ ए बोला था, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव किया, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, हमारा ग्राफ बाई की तरफ शिफ्ट करेगा, डिक्स में dt के रेट की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर मैंने पावर 2 दे दी है तो ग्राफ कैसे होगा, तो भाई रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए की पावर 2, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ जाएगा लीनियरली, यूं जाएगा, देखो ग्राफ जाएगा लीनियरली। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, नाउ इट इज क्लियर, इजी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब सुनो, अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं, ध्यान दो, अगर मैं पूछता हूं नेक्स्ट, हाँ इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जितने बनते हैं वो कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान नहीं देने की जरूरत है, बाकी भी आपको जो एक्स्ट्रा होंगे उसको हम बता देंगे बाद में, अगर आपको पूछना है, बिल्कुल ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं होते हैं, बस ग्राफ कुछ छोटे से मैथमेटिकल यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के अंदर ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर ग्राफ पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दो, हम लोगों ने निकाला था ना सेकेंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन आई थी, वन बाई टी ब्रैकेट में वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ए, ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी ना, हम लोगों ने पढ़ी थी, यस निकाली भी थी। तो वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स लिया है बाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे उसने लेके रखा है बच्चों टी टाइम, बताओ हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, यस प्लीज कोशिश करो, कॉपी साथ में रखो तो बना सकते हो। अच्छा, यही इक्वेशन दे रखी है, मुझे एक साइड में क्या करना है, वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स करना है, तो मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टी को इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या होगा, k2 इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू, बना सकते हैं, कॉमन सी बात है, तो ये वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स मिल गया मुझे ओपन, और वन बाई ए मिल गया, मुझे चाहिए था वन माइनस एक्स, तो वो आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, एक तरफ कर लो, तो वन डिवाइड बाई ए माइनस एक्स को मैंने बाहर निकाला, इज इक्वल टू k2 इंटू टी प्लस वन डिवाइड बाई ए, यही तो बनेगा क्वेश्चन, आप चेक कर लो, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ये बाई हो गया, यहाँ पे आपका एम एक्स हो गया, ये आपका सी, इंटरसेप्ट कैसा है, वन बाई ए है, वन बाई ए का मतलब पॉजिटिव है, अरे बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव मतलब ग्राफ ग्राफ कहाँ से आएगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इट इज पॉजिटिव ना, वन बाई ए इज ए पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, हल्का सा ऊपर चला गया, और कितना ऊपर गया बच्चों, ये वन बाई ए ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्लोप कैसा है, स्लोप स्लोप जल्दी चेक करो, है ना, स्लोप आपका है m इज इक्वल टू k2, ए भी पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ जाएगा यूं, ध्यान दो ऊपर की तरफ, ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं आएगा, पूरी बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर, ये आपका बेस हो जाएगा और ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब थीटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे स्लोप क्या था, m इज इक्वल टू पॉजिटिव में आपका k2 था, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया, यस। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के अंदर टी हाफ, टी हाफ भी हम लोगों ने पढ़ा था, टी हाफ इज इक्वल टू आया था वन डिवाइड बाई ए इंटू की2, ए इंटू की2, ये आपका आया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जरा इसका भी ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे लिया है मैंने टी हाफ, यहाँ पे लिया है मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ कैसे जाएगा बताओ जरा, यस बच्चों ग्राफ किस तरीके से आएगा, टी हाफ मैंने यहाँ पे लिया है, ए मैंने इधर लिया है, तो ग्राफ बताओ कैसे जाएगा, यस एक ये वाला ग्राफ, एक और ग्राफ दे रहा हूँ, यहाँ पे टी हाफ लिख दिया है और यहाँ पे लिखा है ए की पावर माइनस वन, अब ग्राफ कैसे जाएगा, ए की पावर माइनस वन तो आपका क्या है, वन बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ही हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एम इज इक्वल टू वन बाई के टू है ना, ये स्लोप हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ए उसने नीचे लेके रखा है वन बाई टू, और नीचे यहाँ पे उसने ए दे दिया है, तो फिर बताओ ग्राफ कैसे किस तरीके से जाएगा, बताओ बच्चों, आपने हाइपरबोला वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे ये थोड़े बहुत टर्म आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, टी हाफ के साथ ए कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वन बाई ए नहीं बोला है, वन बाई ए वाला तो ये है, वन बाई ए बोलो या ए इनवर्स बोलो, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे टच करते हुए, यस ध्यान से देख लो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका, ध्यान समझ में आ गया, दोनों ग्राफ क्लियर, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट बेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतने ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन है बच्चों के ए से बी का कन्वर्जन। रिएक्टेंट आपको दे रखी है कि हमारा जो इक्वेशन है वो ए से बी है, ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, और उसने क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है। ग्राफ बच्चों ऐसा है, यहाँ पे उसने एक्स लिया है, यहाँ पे उसने टी लिया है, ठीक है। और देन उसने बोला है देन गिव दी ग्राफ ऑफ dx डिवाइड बाई dt। dx बाई dt का ग्राफ आपको बताना है, ठीक है। dx बाई dt ग्राफ बताना है वो किस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dt उसने दे रखा है बाई एक्सिस पे dx बाई dt इस तरीके से, और टाइम के रिस्पेक्ट में उसने पूछा है। बताओ ग्राफ किस तरीके से जाएगा, क्या होना चाहिए। x के साथ t का रिलेशन आप देख लो, इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। वो ग्राफ हमारा कैसा जा रहा है बच्चा, इंक्रीजिंग है, ठीक है, लिनियरली इंक्रीजिंग जा रहा है। तो dx बाई dt का उसने पूछा है, तो कैसे जाएगा बताओ जरा, किस तरीके से आएगा। यस, x क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ x, कोई बताएगा मुझे x क्या है। भाई सीधी सी बात है कि जब a से b जा रहा है तो t इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, ये तो a होता है, ये 0 होता है। t इक्वल टू t टाइम बाद ये क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। ये x का फॉर्मेशन, मतलब ये प्रोडक्ट, बात समझ में आ गई। मतलब ये x क्या है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है, तो उसका रेट भी क्या होगा, dx बाई dt, मतलब क्या है, ये तो रेट उसने पूछा है। तो रेट क्या होगा, वो भी लिनियरली इंक्रीज करेगा। तो यही इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान दे लो। समझ में आ गया इसके बारे में पूछा था, क्लियर हो गया, बताओ मुझे। बहुत इजी था। यस, नेक्स्ट मैं देता हूं r इज इक्वल टू की नॉट ए की पावर 0, और उसने दे रखा है r इज इक्वल टू की नॉट, ठीक है, मतलब आपका कांस्टेंट है। अरे भाई की नॉट क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो इसके साथ उसने फिर ग्राफ पूछा है इस तरीके से कि भाई dx बाई dt के साथ, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, और t के साथ हमारा ग्राफ कैसे जाएगा बताओ। ये जीरो ऑर्डर, जीरो है ना, तो इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बताओ ये तो इंडिपेंडेंट होता है, अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो dx बाई dt कैसा होगा, कांस्टेंट। ये ग्राफ बन गया इससे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर कोई जी था, क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को। सेकंड क्वेश्चन ले हम लोग, चलो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में है इफ रिएक्शन आर 0 फर्स्ट सेकंड हाफ ऑर्डर, हाफ ऑर्डर भी उसने ऐड कर दिया, ध्यान दो। इफ रिएक्शंस आर 0 फर्स्ट सेकंड हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आपको दूंगा, ग्राफ की हेल्प से आपको ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट ग्राफ दिया मैंने, ध्यान दो, आपको करना है, ये दिया है मैंने ए, आपको बताना है, टेक्स्ट करो मुझे कौन सा ऑर्डर कहाँ पे होगा। हम लोग ग्राफ अभी देख चुके हैं, इसलिए ये फर्स्ट सेकंड मैंने लिया है इस तरीके से, ये भी dx बाई dt है यहाँ पे, और यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन है, ग्राफ यूं जा रहा है, ठीक है। सेकंड, थर्ड ग्राफ इस तरीके से डिफाइन किया गया है बच्चों यहाँ पे, इस तरीके से। हालांकि लीनियर जाना चाहिए था, वो इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे t और ये dx बाई dt। इसी तरीके से फोर्थ ग्राफ को ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है t, और t के साथ यहाँ पे आपका है dx डिवाइड बाई dt बाई एक्सिस पे, और ये वाला ग्राफ बच्चों ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है इस तरीके से, कुछ ही। तो बताओ जरा चारों ग्राफ के बारे में। यस, ये लीनियर जाना चाहिए था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। बताओ ऑर्डर बताओ जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में। देखो सेकंड वाला तो दिख ही रहा है आपको, सेकंड वाले में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इट इज ए कांस्टेंट, इफ इट इज ए कांस्टेंट आंसर विल बी जीरो ऑर्डर। इंडिपेंडेंट है ना डेक्स dt के साथ, वो तो इंडिया रेट होता है, तो वो तो जीरो ऑर्डर हो गया, सेकंड इज जीरो ऑर्डर। ये बताओ जरा, बाकी बताओ।
यस। यहाँ पे क्या है, dx बाई ए के साथ हमारा ग्राफ कैसा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना। तो पावर ए पावर वन होगी, तो पावर वन होगी तभी लीनियरली जाएगा। तो मतलब इट इज फर्स्ट ऑर्डर, मुझे दिख रहा है सामने फर्स्ट ऑर्डर, बट अभी बताया उसी के बेस पे आप सॉल्व कर रहे हो, देखो। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसके साथ टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है ग्राफ, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, आपको पता है। देखो, जीरो ऑर्डर फिक्स हो गया, वन ऑर्डर फिक्स हो गया, सेकंड थर्ड ऑर्डर को भी चेक करना जरूरी है, वो तो दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे। तो ग्राफ टर्न करता है पावर के साथ, तो पावर वाले कौन से हैं, सेकंड और थर्ड ऑर्डर वाले, उनको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूं R2 इज इक्वल टू के की पावर टू, ये सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है R3 इज इक्वल टू के, और ए की पावर क्या होगी 3। अब बताओ इसी के साथ। यस, कंपेयर करना पड़ेगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो बाई इक्वल टू एम एक्स उसकी पावर टू, कुछ ऐसे जगह डिफाइन। अरे भाई, इस अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे ये बताओ जरा, इस इक्वेशन से क्या आपको समझ में आ रहा है, ये बाई एक्सिस है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ एक्स की तरफ शिफ्ट हुआ है, एक्स की तरफ शिफ्ट हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग पैराबोला है, पैराबोला वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये सब पढ़ते हैं। ऐसे इस तरीके से जनरल इक्वेशन यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स पढ़ते हैं, एम एक्स जो भी है, इस तरीके से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ सोच के, कौन सा किसकी तरफ जा रहा है, सेकंड ऑर्डर कौन सा, थर्ड ऑर्डर कौन सा, या कौन सा हाफ ऑर्डर भी हो सकता है, हाफ ऑर्डर भी हो सकता है, वो भी समझना जरूरी है। बताओ जरा। यस, अगर देखो अभी डीएक्स में डीटी की तरफ तो हम लोगों ने पढ़ा था, वो तो कॉमन सी बात है, सेकंड ऑर्डर वाला हम लोगों ने पढ़ा था, अरे याद करो, सेकंड ऑर्डर में डीएक्स में डीटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो, टी की तरफ कब आएगा, जब इसकी पावर 1/2 हो, मतलब आर रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 होगी, तो ये हाफ ऑर्डर वाला आएगा, ये ग्राफ तभी टी की तरफ शिफ्ट करेगा। ये चारों ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो।